हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। तो आप सभी को पता है कि फिजिक्स में हमारा चैप्टर 6 चल रहा है पार्ट 1 में, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, मतलब विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इससे पहले भी मैं आपको एक पार्ट कंप्लीट करा चुका हूं, जिसमें आपको मैंने फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण और भी बहुत सारी चीजें कराई थी, सारी डिस्कस नहीं कराऊंगा। तो आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश के बारे में जानेंगे, उनके लिए सूत्र क्या है वो भी जानेंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय चालक की गति या प्रेरित विभवांतर। उसके बाद आपका आने वाला फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। दो नियम है, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। जो दाएं हाथ का नियम है वो प्रेरित धारा से संबंधित है। बहुत सारे बच्चों को क्वेरी आ रही थी, इसका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो देखो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, तो आप टेंशन मत लो यार। देखो पार्ट 1 में आपके बाद इसके बाद प्रत्यावर्ती धारा और विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्टिक्स के बाद मैं कह रहा हूं स्टूडेंट कुछ भी नहीं बचा है। ऑप्टिक्स के बाद आप देखोगे मॉडर्न फिजिक्स में लेसन्स बहुत छोटे छोटे हैं, ज्यादा बड़ा कोई भी चैप्टर नहीं है। तो आपका ये मान लो ऑप्टिक्स खत्म तो पूरी फिजिक्स खत्म। मॉडर्न फिजिक्स इतनी ज्यादा टफ नहीं है जितनी आप समझ रहे हो, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो, एक दिन में कोई भी काम नहीं होता है। और आप सभी देखते हो कि हम चैप्टर खत्म करने से मतलब नहीं रखते, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको कराते हैं, न्यूमेरिकल्स भी हम आपको ज्यादा से ज्यादा कराने की कोशिश करते हैं। तो हर चीज आपको उस तरीके से दी जा रही है कि बोर्ड परीक्षा में आप कोई भी क्वेश्चन स्किप ना करो, ठीक है। तो बस पेशेंस रखो और हम पर अपना विश्वास इसी तरीके से बनाए रखो, ठीक है। तो सबसे पहली हेडिंग डाल लो स्टूडेंट, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल कोमा प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश, ठीक है। अब देखो प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र तो आप सभी पढ़ चुके स्टूडेंट, क्या होता है, ठीक है। तो यहां लिख सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। क्या सूत्र पढ़ा है आप सभी ने? आपने पढ़ रखा है E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। सभी ने पढ़ रखा होगा। एक चीज यहां पर ध्यान दे लो स्टूडेंट कि जो माइनस चिन्ह यहां पर आगे लिख सकते हो, ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल की, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, मतलब ये डायरेक्शन बताता है। डायरेक्शन ये है, देखो मैंने आपको लेंज का नियम पढ़ाया था और बताया था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल अथवा प्रेरित धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है जिससे कि इसे उत्पन्न किया गया है। इसी वजह से यहां पर माइनस चिन्ह आता है। तो यहां पर मैंने लिखा है कि ऋणात्मक चिन्ह प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, अगर आप परिमाण निकालोगे ना तो आपका माइनस चिन्ह हट जाएगा। इसलिए प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण, ठीक है। तो परिमाण में क्या है, आप जो माइनस चिन्ह लगा रहे हो इसको हटा दोगे तो E इज इक्वल टू हो जाएगा आपका एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। आप इसे इक्वेशन में फर्स्ट बना सकते हो। आगे हम और चीजें करने वाले हैं। यदि कुंडली का प्रतिरोध या परिपथ का प्रतिरोध लिख सकते हो यहां पर, अगर हमने कोई परिपथ ले रखा है उसका प्रतिरोध, उसमें कुंडली लगी होगी। यदि परिपथ का प्रतिरोध कैपिटल R हो तो परिपथ में प्रेरित धारा, और आप सभी जानते हो प्रेरित धारा कब प्रवाहित होती है, जब हमारा जो परिपथ है वो बंद है, क्लोज्ड है। परिपथ में प्रेरित धारा, इंड्यूस्ड करंट आप सभी को मैं बता चुका हूं क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, ये भी आपको बताया जा चुका है। तो देखो आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, आप सभी ने देखो सभी ने पढ़ा होगा गलती से, अगर पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है। I इज इक्वल टू E अपॉन R पढ़ रखा है। कहोगे सर हमने नहीं पढ़ रखा है। यार एक चीज बताओ, आप सभी ने ये तो पढ़ रखा होगा, V बराबर I इंटू R पढ़ा है, ओम का नियम वही है यार, कुछ नहीं है। यहाँ पर हमारा V क्या होता है, विभवांतर होता है, और यहाँ पर V की जगह हमने क्या यूज किया, E विद्युत वाहक बल I इंटू R। I निकालोगे तो क्या हो जाएगा E अपॉन R। तो यार कोई नई चीज नहीं होती, सभी चीजें पुरानी चीजों से ही निकल कर आती हैं। रट्टा मत मारो, फिजिक्स बहुत इजी है, समझ में आ जाएगी, बस पेशेंस रखा करो। तो आपको क्या करना है, E के मान को ऊपर से उठा के रखना है। तो n अपॉन r
डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी। ये हमारा प्रेरित धारा के लिए सूत्र हो जाएगा। अगर हम प्रेरित विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा में कंपैरिजन करें तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, बट जो प्रेरित धारा होती है वो परिपथ के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। अर्थात अगर R का मान बढ़ेगा तो I का मान घटेगा। अगर परिपथ का प्रतिरोध ज्यादा है तो उस कंडीशन में जो इंड्यूस्ड करंट है, जो प्रेरित धारा है, उसका मान कम हो जाएगा। लेकिन प्रेरित विद्युत वाहक बल इसका कोई भी असर नहीं पड़ेगा। प्रेरित मतलब आपका R का मान कितना भी हो, E पर कोई असर नहीं पड़ेगा, बट अगर आपने R का मान बढ़ा दिया तो I का मान कम हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो परिपथ के प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता, लेकिन जो प्रेरित धारा है वो परिपथ के प्रतिरोध पर भी निर्भर करती है। क्लियर है सभी को? आगे स्टूडेंट और थोड़ा सा करना है आप सभी को। प्रेरित आवेश के लिए भी सूत्र हम निकाल के दे देते हैं। तो आप एक तो ये वाला सूत्र तैयार करोगे, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स हैं इन दोनों पर, और तीसरा जो निकल के आने वाला कुछ न्यूमेरिकल्स मैं आपको उस पर भी कराने वाला हूँ। ठीक है, हर टाइप का न्यूमेरिकल कराऊंगा, टेंशन मत लो। यदि डेल्टा टी समय में परिपथ में प्रेरित आवेश Q हो तो आप सभी ने Q बराबर अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है। Q बराबर पढ़ा होगा I इंटू टी, बट हम यहाँ पर डेल्टा टी की बात करें तो यहाँ पर आपको डेल्टा टी लेना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आपको I का मान यहाँ से उठा के रखना है, ये वाला रख दो वहाँ पर, E अपॉन आर डेल्टा फाई बी अपॉन डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, तो Q बराबर क्या आ गया, E अपॉन आर इंटू डेल्टा फाई बी। तो आप यहाँ पर एक और कंपैरिजन कर सकते हो। क्या करोगे? अगर हम प्रेरित धारा और प्रेरित आवेश की बात करें, अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो आप सभी देख रहे हो कि जो प्रेरित धारा है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रेरित आवेश है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है, ना कि उसकी दर पर। क्लियर है? तो यहाँ पर आप एक और निष्कर्ष लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो नोट पॉइंट डालकर यहाँ पर, कि जो प्रेरित धारा है, जो इंड्यूस्ड करंट है, वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दर पर निर्भर करती है, लेकिन जो प्रेरित आवेश है वो चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, तो ये दोनों टॉपिक्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है ना, ये सारा कंप्लीट हो गया, सारी चीज मैंने आपको बता दी, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब जो टॉपिक आने वाला इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। कुछ नहीं, डेरिवेशन है। ठीक है, और ज़्यादा टफ नहीं है, सिंपल बहुत है, बस थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड है। ठीक है ना, कुछ डेरिवेशंस ऐसे होते हैं जहाँ पर हमें थ्योरी लिखना कंपलसरी होता है स्टूडेंट। ठीक है, तो मैं आपको थ्योरी बता दूंगा, आपको कहाँ पर कौन सी थ्योरी लिखनी है, उसकी आप प्रिपरेशन कर लेना। तो टेंशन ना लो यार, बस मेहनत करते रहो, 90+ आएगा, मेहनत करने से आएगा। ठीक है, कहने से नहीं आएगा। चलो आगे डालो। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय चालक की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में ऋजुरेखीय मतलब तो सीधा चालक, ऋजुरेखीय चालक की गति। ठीक है, अब देखो, या फिर यहां पर आगे लिख लेना प्रेरित विभवांतर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है, बस समझना। ठीक है, कैसे क्या करना है वो सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना, स्टेट कंडक्टर वाई। ठीक है, तो देखो इंग्लिश में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर, यहाँ पर चालक तार भी लिख सकते हो लिखना चाहते हो तो, स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या? मोशन ऑफ स्ट्रेट कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इसके लिए लिखोगे इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके लिए हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले एक प्यारा सा डायग्राम बनाना है। कोई चालक लेना है, ऋजुरेखीय चालक है, सीधा चालक है, इस तरीके से। ठीक है, और इसका हम नामकरण भी कर देते हैं PQ। क्या कर देते हैं? PQ। और ये किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, तो आप क्रॉस से दिखाओगे। आप सभी को पता है कि जो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम क्रॉस दिखा रहे हैं तो उसकी दिशा नीचे की ओर होगी। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही दिखाना है। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर तो दिखाओगे नहीं, ऐसे करके दिखा देना, ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है।
और ये जो चालक है, ये जो चालक आपको दिखाई दे रहा है निजरेखीय चालक, ये v वेग से गतिशील है दाईं ओर, ठीक है, किधर, दाईं ओर। तो आप ऐसे करके दिखाओगे v। क्लियर है? तो यहाँ पर आप दिखा सकते हो ये हमारा एकसमान चुंबकीय क्षेत्र है b, एकसमान चुंबकीय क्षेत्र को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इस चालक तार की, जो चालक हमने ले रखा है स्टूडेंट, इसकी जो लंबाई है वो कितनी मानी हमने, l लंबाई का चालक है, ठीक है। तो l लंबाई आप इस तरीके से पैमाने से नाप के दिखा देना। तो आप सभी को पता है कि अगर कोई भी चालक तार है, अगर कोई भी सीधा चालक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, धन आयन भी होते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऊपर एक पॉजिटिव आयन दिखाना है और नीचे नेगेटिव आयन कह सकते हो या फिर इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, बस यहाँ से थोड़ा समझने का प्रयास करना। अगर मैं आपसे इससे कहूँ कि पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, इनके बीच अगर हमें वैद्युत बल बताना है तो क्या होगा। तो देखो धनावेश और ऋणावेश एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो ये Fe और इस पर होगा ऊपर की ओर, ठीक है। इसमें तो निकालने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी Fe की डायरेक्शन। बट Fm चुंबकीय बल, तो हम यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे, ये वाला। अब देखो एक चीज समझने का प्रयास करना, इस चालक तार को हम v वेग से लेके जा रहे हैं दाहिनी ओर। तो अब इसके अंदर जो पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस होंगे, जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी इसके साथ साथ गति करेंगे, इस चालक के साथ ही तो गति करेंगे, क्योंकि पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर उपस्थित हैं, इस चालक तार के अंदर है। तो जैसे जैसे चालक गति करेगा तो इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं या पॉजिटिव आयंस हैं वो भी गति करेंगे। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पर फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम लगाएंगे तो ऊपर आप पॉजिटिव आयंस दिखाओगे इस तरीके से। उसका रीजन मैं आपको बता दूंगा कि मैं प्लस ही क्यों दिखा रहा हूँ। देखो स्टूडेंट, जब इसको हम v वेग से गति कराएंगे तो इस चालक में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पॉजिटिव आयंस गतिशील नहीं होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गतिशील होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही धारा प्रवाहित होती है किसी भी चालक तार में। तो जब हम इसे एकसमान चुंबकीय क्षेत्र में v वेग से दाहिनी तरफ ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो p सिरा है इसका, इस चालक तार का p सिरे से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो q सिरे की तरफ आने लगते हैं धीरे धीरे करके। तो p सिरे पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है। तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है वहां पर होता है धनावेश। तो यहां पर मैंने दिखा दिया धनावेश कि ये आपका जो सिरा है ऊपर वाला वो धनावेशित हो जाएगा। बट जब इलेक्ट्रॉन्स p सिरे से q सिरे पर आ रहे हैं तो q सिरे पर क्या हो रहा है, q सिरे पर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि। तो जब इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होगी तो ये वाला जो सिरा है वो कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। कैसा हो जाएगा, ऋणावेशित। और इलेक्ट्रॉन्स p सिरे से q सिरे की तरफ तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि Fe का मान Fm के इक्वल। तो यहां पर आप Fm दिखाओगे ऊपर की ओर और इस वाले पर Fm नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो इस चीज को आप सभी याद रखना किस तरीके से मैं दिखा रहा हूं। ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, या फिर कह सकते हो दाहिने हाथ की हथेली का नियम नंबर 2। तो पूरा डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो चुका है। सबसे पहले बात आती है कि इसमें थ्योरी कैसे लिखोगे। तो समझो, इसमें लिखना है, माना कि PQ एक ऋजुरेखीय चालक है जिसकी लंबाई L है और ये किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत। देखो चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से नीचे की ओर है और हमने चालक रखा है ऐसे करके, चालक ऐसे करके रखा है। तो दोनों के बीच आप सभी देख रहे हो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना। तो ये भी ऐसा ही है कि चालक तरफ हमने ऐसे रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र नीचे की ओर इस तरीके से। तो इस कंडीशन में जो एंगल बनेगा, या फिर कह सकते हो कि जो चालक तार है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, क्योंकि जो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है वो कागज के तल के लंबवत नीचे की ओर है, जिसको हमने क्रॉस चिन्हों से प्रदर्शित किया है। क्लियर है सभी को? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि हमें Q आवेश पर, कोई Q आवेश मान लो, उस Q आवेश पर देखो समझने का प्रयास करना। अब कोई भी Q आवेश, अब देखो इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कोई भी आवेश ले सकते हैं, पॉजिटिव आयंस भी हैं। तो कोई Q आवेश वाला कण है, क्या है, कण है। अब उस पर क्या होने वाला स्टूडेंट, उस पर हम निकालेंगे चुंबकीय बल। यहां लिखोगे Q आवेश, माना कि, ये लिख लो चलो, माना कि Q आवेश चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, यहां पर ऊपर और थ्योरी लिखनी है जो मैंने बताई है, ठीक है ना। इस तरीके से देखो थ्योरी बनाना सीखो, क्योंकि ये जो डेरिवेशन है थ्योरी बेस्ड है, इसमें ज्यादा थ्योरी है, डेरिवेशन तो बहुत छोटा सा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत
v वेग से गतिशील है, इसलिए इस पर लगने वाला चुंबकीय बल। समझ में आ रहा है? तो को हमने मान लिया बहुत सारे आवेशित कण हैं, इस माने कोई भी एक आवेशित कण ले लो, उस पर कितना आवेश होगा, q आवेश। माना q आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में है, क्षेत्र के लंबवत। मैंने अभी आपको बताया था कि ये हमारा चालक रखा हुआ है, इसके अंदर बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होंगे और हम इसको लेके जा रहे हैं उधर साइड, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का। v वेग से हमने यहाँ पर दिखाया है, v वेग से। तो देखो जब चालक गतिशील है तो इसके अंदर चाहे पॉजिटिव आयंस होंगे या फिर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो भी गतिशील होंगे। ठीक है, तो अब इस पर कितना चुंबकीय बल लगेगा, तो Fm इज इक्वल टू होता है QVB साइन थीटा। थीटा की जगह कितना लगाओगे, 90, तो QVB साइन 90। साइन 90 का मान कितना होता है, 1, तो कितना निकल के आएगा, Fm इज इक्वल टू QVB। इसे आप बना दोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब Fm की दिशा आप बताना चाहते हो तो यहां पर दिशा बता सकते हो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार धनावेशित, ये क्या है, धनावेश पर चुंबकीय बल की दिशा p सिरे की तरफ तथा ऋणावेश पर चुंबकीय बल Fm की दिशा q सिरे की तरफ होगी। तो आप आगे इसको लिख लेना। देखो हर चीज अगर मैं लिखूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। क्या लिखोगे, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार धनावेश पर चुंबकीय बल की दिशा p सिरे की तरफ तथा ऋणावेश पर चुंबकीय बल की दिशा q सिरे की तरफ होगी। यहां तक आपने लिख लिया। थ्योरी बता रहा हूं कैसे कैसे आपको लिखनी है। इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दिया। अब हमने बात कर ली चुंबकीय बल की, अब हम बात करेंगे वैद्युत बल की। कैसे क्या हुआ है, देखो स्टूडेंट, जब ये चालक आगे की ओर गतिशील होगा, जब ये चालक आगे की ओर गति करेगा तो क्या होगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो गतिशील हो जाएंगे और वो p सिरे से q सिरे की तरफ आने लगेंगे। तो p सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स p सिरे से q सिरे की तरफ आ रहे हैं। इसी वजह से जो p सिरा है आप सभी को दिखाई दे रहा है, मैंने धनावेशित दिखाया है। और इलेक्ट्रॉन जब p सिरे से q सिरे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता होगी, तो मैंने यहाँ पर क्या दिखा दिया, नेगेटिव। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि इस चालक के अंदर एक प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न हो जाता है, प्रेरित विभवांतर। ठीक है, अब प्रेरित विभवांतर उत्पन्न हो चुका है। अब प्रेरित विभवांतर आप कैसे निकालोगे, आपको तो पता ही नहीं है। तो स्टूडेंट क्या होता है कि चालक के सिरों के बीच, ये जो चालक के सिरे हैं इनके बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो हम क्या निकाल सकते हैं, यहां से इस कंडीशन में वैद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। इसलिए वैद्युत क्षेत्र निकालोगे, इसलिए वैद्युत क्षेत्र तो E बराबर आप सभी ने पढ़ रखा है V/L। क्या पढ़ रखा है, E बराबर V/L। इसे आप इक्वेशन नंबर सेकंड बना दोगे। हमने क्या बना दिया, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड बना दिया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो आगे क्या करोगे, इस वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल। तो देखो Fe बराबर आप सभी ने क्या पढ़ रखा है, Fe यहां पर हमारा वैद्युत बल है। और वैद्युत बल आप सभी क्या जानते हो, आप सभी ने पढ़ा होगा Q × E पढ़ रखा है। Fe बराबर आप सभी ने क्या पढ़ा होगा, Q × E। ठीक है, तो E का मान आप यहां से उठा के रख सकते हो, इज इक्वल टू Q × V/L। इसे आप इक्वेशन नंबर थर्ड बना दोगे। इक्वेशन नंबर थर्ड हमारी बन चुकी है। अगर देखो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, आगे आपको क्या करना है, अगर हम धनावेश पर Fe की दिशा देखें, Fe की दिशा क्या है, Q सिरे की तरफ है। और अगर हम इलेक्ट्रॉन पर Fe की दिशा देखें तो वो क्या है स्टूडेंट, P सिरे की तरफ है। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो P सिरे से Q सिरे की तरफ गतिशील हैं और ये तब तक गतिशील रहेंगे स्टूडेंट जब तक कि Fe का मान Fm के इक्वल नहीं हो जाता। आप सभी देख रहे हो, अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल ऊपर की ओर है और चुंबकीय बल नीचे की ओर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि Fe और Fm एक दूसरे के विपरीत दिशा में है।
एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं। तो देखो स्टूडेंट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पी सिरे से क्यू सिरे की ओर तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि Fe का मान Fm के इक्वल नहीं हो जाता, क्योंकि शुरुआत में क्या होगा, Fe का मान थोड़ा सा कम होगा और Fm का मान थोड़ा सा ज्यादा होगा। इसी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पी सिरे से क्यू सिरे की ओर गतिशील हैं और तब तक गतिशील रहेंगे जब तक कि Fe का मान Fm के इक्वल नहीं हो जाता। जैसे ही Fe का मान Fm के इक्वल हो जाएगा, वैद्युत बल चुंबकीय बल के इक्वल हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, हम यार एक सूत्र बना देंगे नया, Fe इज इक्वल टू Fm, क्योंकि जो वैद्युत बल है वो चुंबकीय बल के इक्वल हो चुका है। Fe का मान आपने निकाल लिया है, Q इंटू वी अपॉन एल। Fm का मान आप ऊपर निकाल चुके हो, Q इंटू वी। ठीक है, तो Q से Q को काट दो, ये L आपका इधर पहुंच जाएगा। तो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा करके बता देता हूं, V का मान हमारे निकल के आ गया BVL। ये कब है, ये तब है स्टूडेंट, ये जो चुंबकीय ये जो चालक है, ऋजुरेखीय चालक, ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। अगर हम कहें कि ये जो चालक है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना होकर किसी अन्य कोण पर है, कोई भी अन्य कोण हो सकता है, तो उस कंडीशन में V बराबर सूत्र बन जाएगा BVL sin थीटा। ये कब है, जब ये जो चालक है अगर हमने किसी और कोण पर रख दिया, लंबवत ना होकर हम किसी अन्य कोण पर इसको रखते हैं, तो उस कंडीशन में हमको ये वाला सूत्र लगाना होगा, V इज इक्वल टू BVL sin थीटा। एक और कंडीशन यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर हमने थीटा का मान 0 डिग्री कर दिया, अर्थात ये जो चालक है ये चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, जिस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र है उसी क्षेत्र में हमने इसको रख दिया, उसी दिशा में इसको हमने रख दिया है, तो थीटा का मान आप कितना लगाओगे, 0। तो V बराबर BVL sin 0। sin 0 का मान कितना होता है, 0, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब जानते हो, इसका मतलब ये है कि अगर ये चालक चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में इसके सिरों के बीच, इस चालक के सिरों के बीच कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो डेरिवेशन है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। कुछ नहीं है, कुछ पॉइंट्स आप सभी को याद रखने हैं, क्योंकि देखो अगर मैं पूरी थ्योरी लिखूंगा तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता कि बोर्ड पर पूरी थ्योरी समा पाएगी, क्योंकि बहुत ज्यादा थ्योरी है थोड़ी सी। मैं बस दोबारा से आपको समझाने का प्रयास करता हूं। हमने एक ऋजुरेखीय चालक PQ लिया है जिसकी लंबाई L है और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के लंबवत रखा हुआ है। अगर क्षेत्र हमारा नीचे की ओर है तो चालक हमने ऐसे करके रख दिया, तो कितना एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। उसके बाद हमने क्या किया, इस ऋजुरेखीय चालक को V वेग से हम गति करा रहे हैं दाहिनी तरफ, उधर साइड इसको लेके जा रहे हैं। और आप सभी को पता है कि जो चालक है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ पॉजिटिव आयंस भी होते हैं। तो आगे मैंने लिखा है कि माना Q आवेश एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत V वेग से गतिशील है, क्योंकि इसमें बहुत सारे आवेशित कण हैं, तो किसी एक आवेश को हमने ले लिया है, इसलिए इस पर लगने वाला चुंबकीय बल आप सबने सूत्र पढ़ रखा है, F बराबर QVB sin थीटा। थीटा का मान 90 लगाओगे तो Fm बराबर कितना आ गया, QVB। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दी। उसके बाद आपने क्या किया, इस चुंबकीय बल की दिशा निकाली। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हमने देखो यहाँ पर धनायंश और ऋणायंश दिखाए हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर अगर हमने चुंबकीय बल की दिशा दिखानी है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार, तो वो P सिरे की तरफ होगी और इलेक्ट्रॉन पर Q सिरे की तरफ होगी। इतना आपको यहाँ पर लिखना है, यहाँ पर लिख लिया। यहाँ पर आपने ये लिखना है जो मैंने बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी फिर आएगी। उसके बाद आगे आपको क्या करना है स्टूडेंट, तो समझो। देखो स्टूडेंट क्या होने वाला है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस P सिरे से Q सिरे की तरफ आने लगते हैं, P सिरे से Q सिरे की तरफ आने लगते हैं। अब कब आते हैं, जब इसको हम V वेग से गतिशील करा रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो P सिरे से Q सिरे की तरफ आएंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि चालक के अंदर केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं, पॉजिटिव आयंस कभी गतिशील नहीं होते हैं। तो आपको पता चल जाएगा, देखो जब इलेक्ट्रॉन्स P से Q की ओर आ रहे हैं तो P सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी, तो जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है तो वो सिरा हो जाता है आपका धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन्स कहां पर आ रहे हैं, Q सिरे पर, तो Q सिरे पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो रही है, इसी वजह से जो Q सिरा स्टूडेंट वो ऋणावेशित हो जाएगा। यहां तक समझ में आया। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पर आप सभी देख रहे हो इलेक्ट्रॉन्स गतिशील हैं, तो क्या होता है, चालक के सिरों के बीच एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। और विभवांतर है तो इसमें कोई ना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा, इसलिए वैद्युत क्षेत्र हमने निकाला, E बराबर V/L सूत्र होता है। क्लियर है। इस वैद्युत क्षेत्र में Q आवेश पर कितना बल लगेगा वो हमने यहाँ पर निकाल के आपको बता दिया। उसके बाद अगर हम धनावेश पर वैद्युत बल की दिशा बताएं तो वो Q सिरे की तरफ है और ऋणावेश पर P सिरे की तरफ है। या फिर कह सकते हैं कि जो
वैद्युत बल की दिशा है वो P सिरे से Q सिरे की तरफ होगी। क्यों होगी उसका रीजन जान लो, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस होते हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो यहां तक आपको एक और चीज क्लियर होगी। अब उसके बाद स्टूडेंट क्या करना है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं P सिरे से Q सिरे की तरफ प्रवाहित हो रहे हैं और तब तक प्रवाहित होंगे जब तक कि वैद्युत बल का मान चुंबकीय बल के इक्वल ना हो जाए। जैसे ही वैद्युत बल का मान चुंबकीय बल के इक्वल हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जो है वो P सिरे से Q सिरे की तरफ आना बंद कर देंगे। उस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं होगा, क्योंकि Fe का मान वैद्युत बल का मान चुंबकीय बल के इक्वल हो चुका है। तो मैंने वो यहां पर कर दिया Fe = Fm, जो चीजें कट रहे हैं काट दी, और V का मान हमारे निकल के आ गया BVL। V = क्या आ गया? BVL। अगर हम कहें कि ये जो चालक है, अगर ये चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ना रखकर अगर हम किसी अन्य कोण पर रखें तो उस कंडीशन में हमारा ये वाला सूत्र बनेगा V = BVL sin θ। एक और कंडीशन मैंने यहां पर बना दी है कि अगर ये जो चालक है वो चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में रखा हुआ है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र और इस चालक के बीच कोई भी एंगल नहीं है, 0 डिग्री का एंगल है, तो उस कंडीशन में V = BVL sin 0, V = 0। अर्थात इसका मतलब ये है कि अगर ये चालक हमने चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रख दिया, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया, तो उस कंडीशन में चालक के सिरों के बीच कोई भी प्रेरित विभवांतर उत्पन्न नहीं होगा। यहां तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी किस तरीके से इस डेरिवेशन को करना है। सिंपल है, टफ नहीं है, बस एक बार इसको सही तरह लिख लेना, समझ लेना, आप ऐसे आसानी से कर पाओगे। तो जिन बच्चों ने स्क्रीनशॉट ना लिया कर लो। देखो कुछ नहीं है, बस कुछ पॉइंट्स हैं और थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी होगी। ठीक है, इसके बाद हम आपको बढ़ाने वाले स्टूडेंट फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जिन बच्चों ने ना लिया। फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। देखो 2 नियम दिए हैं फ्लेमिंग ने, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। तो बाएं हाथ का नियम आप सभी पढ़ चुके हो, आप सभी ने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया होगा, और जिन बच्चों ने ना पढ़ा हो कोई दिक्कत नहीं, प्रीवियस वीडियो देख लेना। देखो फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, दाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि दायां बायां क्या होता है। तो देखो ये वाला होता है दायां और ये वाला होता है बायां। ठीक है, तो जो पहला नियम था जो आपने पढ़ा था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वो ये वाला था। दोनों में थोड़ा सा अंतर समझ लो। ठीक है, अगर हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात करें तो इस नियम के अनुसार अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत, ये इसके लंबवत है, ये इसके लंबवत है और ये इसके लंबवत है, इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, बीच वाली उंगली धारा की दिशा में हो तो अंगूठे की दिशा चुंबकीय बल की दिशा होगी। तो ये तो स्टूडेंट फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है, बट हमें पढ़ना क्या है? फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। सेम प्रोसेस है, सेम चीजें करनी है, बट यहां पर कुछ इस प्रकार से करना है कि अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को इस प्रकार फैलाएं कि एक दूसरे के बीच कितना एंगल बना? 90 डिग्री का। तो अंगूठे के पास वाली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो, जिधर चालक गति कर रहा है, तो बीच वाली अंगुली की दिशा प्रेरित धारा की दिशा होगी। क्लियर है? तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, यदि दाएं हाथ का अंगूठा व उसके पास की दोनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं, एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, कॉमा तथा अंगूठा, ऐसे लिखना, तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में हो तो चालक की
गति की दिशा में हो तो बीच वाली अंगुली की दिशा प्रेरित धारा की दिशा होगी, प्रेरित धारा की दिशा होगी। ठीक है, ये है आपका फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम। बहुत सिंपल है। अगर अंगूठा और उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली उंगली कहाँ जा रही है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और जो अंगूठा है ये उधर जाएगा जिधर चालक गति कर रहा है। जिस चालक की बात कर रहे हैं वो जिधर गति करेगा उधर उस दिशा में हम अंगूठे को दिखाएंगे। तो जो बीच वाली उंगली है ये प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, अर्थात इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया है कि यदि दाएं हाथ का अंगूठा व उसके पास की दोनों उंगलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाएं कि अंगूठे के पास वाली उंगली, ये वाली अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा अंगूठा चालक की गति की दिशा में, ये जो अंगूठा है वो चालक की गति की दिशा में होगा, तो जो बीच वाली उंगली है वो प्रेरित धारा की दिशा को बताएगी, या फिर कह सकते हैं प्रेरित धारा की दिशा होगी। तो इस तरीके से स्टूडेंट हमारा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम भी कंप्लीट हो गया, ये डेरिवेशन भी कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूं आज मैंने जितना आपको पढ़ाया है वो सारे टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना जिससे आपकी तरह और भी स्टूडेंट्स हमारी वीडियोस का फ्री फायदा उठा सकें। तो देखो मैंने 3 दिन के लिए बोला था, बट ये चैप्टर आपका 2 दिन और लेके जाएगा, मतलब 4 डेज लेके जाएगा, क्योंकि देखो इसमें अभी 100 पीरियड रह गया है, अन्य पीरियड रह गया है, भंवर धाराएं रह गई हैं, और इसके बाद में आपको एक और डेरिवेशन करा लेने वाला हूँ, वो भी रह गया है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।